एवं धर्मयुद्ध 2014 की तैयारी हेतु युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने हेतु प्रांतीय स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। इस क्रम में राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज जब कल देश की राजधानी दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे, तो कार्यकर्ताओं ने ओम की ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ। इसके उपरांत कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पगड़ी पहनाकर स्वामी जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। दिल्ली के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुस्लिम भाई भी बड़ी संख्या में शामिल हुए तथा उन्होंने स्वामी जी को गुलदस्ता भेंट करते हुए स्वामी जी का सम्मान किया एवं अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में सहयोग देने की बात कही। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री बाबा रामदेव जी, मेरे साथी गण, अन्य कार्यकर्ता बंधु और मेरे समक्ष उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक यहाँ नारा लग रहा है वंदे मातरम। हम उर्दू में वो नारा लगाएंगे, मेरे साथी मेरे साथ दोहराएंगे, आप भी दोहराएंगे। मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान, भारत माता की। मैं आतिफ रशीद, दिल्ली का एक सामान्य नागरिक हूं। मेरे ये सभी सहयोगी बाबा जी से मिलने के बड़े इच्छुक थे। मैं बताना चाहूंगा, जब आज से कई साल पहले वृंदा कारत ने बाबा रामदेव जी के ऊपर आरोप लगाया था, तो ये लोग यहाँ खड़े हैं बाबा, कम्युनिस्ट मुख्यालय पर सबसे पहले धरना प्रदर्शन करने वाले हम ही लोग थे। मैं आज आप लोगों के सामने बड़े खुले विचार से, बड़े खुले मन से ये बात कह रहा हूं कि योग शरीर को स्वस्थ करने के लिए है। योग बहुत लोग पूरे विश्व भर में कराते हैं। बाबा रामदेव जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो योग के साथ साथ आत्मा को भी साफ सुथरी करने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा रामदेव जैसे संत, महाराज, महागुरु यदि इस देश में जब तक रहेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ सामने गर्व से, फख्र से ये बात कह सकता हूं कि इस भारत मां को कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम आज ये आश्वासन देने आए हैं यहां पर कि बाबा रामदेव जी सन 2014 में जिस धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, देश का अल्पसंख्यक, देश का मुसलमान बाबा रामदेव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और आने वाले दिनों में हम ये स्पष्ट करेंगे कि बाबा रामदेव की ही नीतियां इस देश के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब के अलंबरदार बाबा रामदेव जी की बात को हम लोग पूरे विश्व में फैला कर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। मैं एक निवेदन करने भी आया हूं बाबा जी से यहाँ पर कि हिंदुस्तान भर के मुसलमानों का एक सबसे बड़ा संस्था है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, लोधी रोड पर है। वहां पर बाबा जी का एक कार्यक्रम पहले भी हो चुका है। मैं बाबा जी से निवेदन करने आया हूं कि हम दिल्ली भर के पढ़े लिखे युवा मुस्लिमों के साथ जो देश की तरक्की में बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं, जो देश को हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर देखना चाहते हैं, ऐसे मुसलमानों के साथ आदरणीय बाबा रामदेव जी की एक मुलाकात का कार्यक्रम कराना चाहते हैं और उसका निवेदन करने के लिए आए हैं यहाँ बाबा रामदेव जी से कि बाबा रामदेव जी जिस दिन भी हमें समय देंगे, उस दिन दिल्ली भर के सभी बुद्धिजीवी मुसलमान, चाहे वो मदरसों से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो मस्जिद से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो संस्थाओं से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाओं से ताल्लुक रखते हों, हम उन सब के साथ आदरणीय श्री बाबा रामदेव जी का एक इंटरेक्शन रखना चाहते हैं। हम ये निवेदन करेंगे बाबा जी हमें कोई उपयुक्त उसके लिए समय दें। हमारे सभी भाइयों का पूरे पतंजलि परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, पूरे भारत स्वाभिमान संगठन की ओर से। भारत स्वाभिमान का मतलब कोई एक मजहब का, एक पंथ विशेष का संगठन तो है नहीं। जिसके दिल में भारत के प्रति अपनत्व है, प्रेम है, अपने देश के लिए जज्बा है, जोश है, जुनून है, वो सभी भारत स्वाभिमान के हैं। तो उस हमारे
आतिफ भाई ने जैसे सबको अपने बात रखी, तो ये भी अपने ही हमवतन और हमारे ही हमराही और एक लक्ष्य है हम सबका। मैं इस चीज़ को बार बार अपने प्रबोधनों में कहता रहता हूँ कि भाई हिंदुस्तान में हमको मिलजुल के रहना है, और अब तो पूरी दुनिया एक परिवार की तरह हो चुकी है। दूरियां सारी खत्म कर दी, कुछ बीच में जो अज्ञान था वो मिटा और विज्ञान ने सबको करीब खड़ा कर दिया। तो अज्ञान मिटने से और विज्ञान के कारण से आज जब पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में खड़ी हो चुकी है, तो सारी नफरत की दीवारें अब तो टूटनी ही चाहिए। और जहां तक प्रश्न जो है वो हमारी संस्कृति, सभ्यता और अपने पुरानी विरासत का है, तो मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में तो हमेशा एक बात कहा करता हूं। और मुझे अब मुस्लिमों के बहुत से संगठनों ने कई बार अलग अलग जगह आमंत्रित किया और मैं वहां गया। हमारे यहाँ पर जो है शिया, सुन्नी, और सुन्नियों में भी अब एक बरेलवी हमारे मुसलमान और एक जो है देवबंदी मुसलमानों में बहावी, अलग अलग तरह के कुछ समूह बने हुए। जैसे हमारे हिंदुओं के अंदर अलग अलग तरह के समूह हैं, तो वहां पर भी अलग अलग तरह के समूह हैं। लेकिन मैं सबके संदर्भ में एक बात कहता हूं कि चाहे आज उनको शिया कहते हों, सुन्नी कहते हों, सुन्नियों में भी अलग अलग शाखाएं हों, शियाओं में भी अलग अलग शाखाएं हों, माना कि आपस में कुछ बातों को लेकर के जो है भिन्न भिन्न विचार भी हों, लेकिन उन सब के बीच में एक बात मैंने हमेशा कही है कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं। कम से कम हिंदुस्तान में बसने वाले सभी 125 करोड़ लोगों के बारे में हमारे आज मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज तो कतई अलग हो ही नहीं सकते। ये एक वाक्य सबको एक सूत्र में बांधने वाला है और अपनी मूल पहचान कराने वाला है कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज अलग नहीं हो सकते, हमारा खून अलग नहीं हो सकता। अपने पीछे 5, 10, 20, 25 पीढ़ियों पीछे जाएंगे तो सबका खून और खानदान एक ही पाएंगे। यहां से हम जुड़ते हैं और एक दूसरे के बीच की जो दूरियां हैं, वो दीवारें हैं, वो ढह जाती है। महाराष्ट्र प्रांत में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान दादा माने ने योग सेवा से राष्ट्र सेवा के इस महान कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो वाहन कार्यकर्ताओं को भेंट किए थे, उसी क्रम में कल दिल्ली सम्मेलन में योग पीठ के पुराने सहयोगी कर्नल गाबा ने इस महान कार्य में सहयोग करने हेतु 19 वाहन दान किए। गाबा साहब को भी बहुत बहुत अभिनंदन है और सभी 19 जिलों को 19 मोटरसाइकिल और 8-9 समितियों को कार्यालय आदरणीय गाबा साहब ने अपने जो इनके सैनिकों पे, उनके साथ में बहुत बड़े योद्धाओं की फौज है, उनके साथ मिलकर के उपलब्ध कराया। इस अवसर पर प्रसिद्ध विचारक, राजनीतिज्ञ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी तथा डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी को सुबह सुबह फोन किया। ये भी वैसे आज ऊपर से ये भी भगवा भगवा, आधे तो सन्यासी होके आए। और हमने कहा इस बार सुब्रमण्यम स्वामी जी को चुनाव लड़ा के संसद में भेजने की जिम्मेदारी भी भारत स्वाभिमान की। हमारे आदरणीय श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी यहाँ पर हैं। मैंने इनसे सुबह बोला कि भाई आओ आप एक बार, सब कार्यकर्ताओं से बहुत दिन हो गए थे मिले हुए भी, एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जी का सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वो भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय पूजनीय स्वामी जी, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, 700 साल पहले इटली में ही एक सिद्धि पुरुष पैदा हुआ था। उसका नाम था नॉस्ट्राडेमस। उसने भविष्यवाणी लिखी थी, यानी 1000 साल के लिए भविष्यवाणी लिखी। उसने सीधी भाषा में नहीं लिखी, लैटिन में लिखी
और उसके अनुवाद करने में बहुत विशेषज्ञों ने मेहनत करके आखिर में एक सरल अनुवाद करके सबको पहुंचाया। 20 साल पहले वो पुस्तक मेरे हाथ में आई, जब मैं थोड़ा निराश था कि इस देश को क्या हो रहा है, कब सुधरेगा, तो उसमें हिंदुस्तान के बारे उसका एक उल्लेख है। तो उन्होंने हिंदुस्तान के बारे ये लिखा, उसने कहा इस साल में, वो लगभग अब मिलता जुलता है 2010-2015 के बीच में, एक संत आएंगे हिंदुस्तान में राजनीति में, और वो संत हिंदुस्तान का पुनरुत्थान करेंगे और हिंदुस्तान को अखंड भी कर देंगे। तो मुझे 20 साल पहले तो कुछ समझ में नहीं आई कौन सा ऐसा संत है। संत लोग तो आश्रम में ही बैठे रहते हैं, कहाँ बाहर आएंगे। फिर एक 7-8 साल पहले मैंने रामदेव जी स्वामी जी को देखा। मैंने कहा यही नॉस्ट्राडामस ने मुझे कहा। विश्वामित्र ने जो काम किया है वही आज बाबा रामदेव हमारे लिए कर रहे हैं। तो मैं आज ये कहता हूं कि हमारे इतिहास में देख लीजिए, शिवाजी हो, विजयनगरम के साम्राज्य हो, संत के बिना इस देश में पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता। आज हमारे पास एक संत है जो कर्मयोगी भी है। संत तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन कर्मयोगी जो वचन लेके भारत देश में घूम रहे हैं। भारत देश क्या, विदेश में आए थे। मैंने एक कार्यक्रम किया था, उसमें मैंने कहा स्वामी जी 5 मिनट आ जाइए। वो आए और उन्होंने 20 मिनट में ऐसा भाषण दिया कि वहाँ उपस्थित लोग ऐसा हर्ष हुए, क्योंकि उन्होंने लोगों को सीधी बात सरल भाषा में समझाई। आज स्वामी जी क्या कर रहे हैं, बाबा रामदेव हमारी मंशा को तैयार कर रहे हैं। उस मंशा को तैयार करने से इस देश को बड़ी तेजी से विकसित बनना एक बहुत साफ मौका है। हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। कृषि में हमारे बड़े देशों में एकमात्र देश है जिसमें 12 महीने हम कृषि कर सकते हैं। अमेरिका में 5 महीने कृषि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां हिम गिरती है। यूरोप में भी हिम गिरती है। चाइना में भी 3 महीने के लिए आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान में 12 महीने आप कृषि कर सकते हैं, कृषि का काम कर सकते हैं। माने 3 फसल बो सकते हैं, लेकिन यहाँ 25% जमीन पर ही हम 1 से ज्यादा फसल बोते हैं। 3 गुना हमारी फसल बढ़ सकती है। कोई ज्यादा और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। भगवान ने ये कृपा की हमारी ऊपर, इस क्षमता को हम प्रयोग नहीं कर रहे। 1 हेक्टर में जो हम पैदावार करते हैं वो साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, जापान से तो 1/7, 1/8 है। हमारे देश में इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसमें वो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, उनका जमीन है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्टिलाइजर डाल के, पानी डाल के, पेस्टिसाइड डाल के, मैन्योर डाल के, गोबर डाल के, और इस जो इनके पास जो जमीन है उसमें 8 गुना ज्यादा पैदावार होती है। हमारे देश की अपनी जमीन पर अपने साइंटिस्ट एक सही व्यवस्था से आपको 8 गुना मिल सकती है। हमारे देश की जो पैदावार है कृषि में वो दुनिया के सबसे सस्ता है। चावल 7 गुना दाम ज्यादा है साउथ अफ्रीका में, जापान में, यूरोप में। फल भी, सब्जी भी। दूध हमारे देश में 150 यानी 15 करोड़ गाय हैं हमारे देश में, 15 करोड़ गाय, लेकिन औसत में 200 लीटर दूध। इजराइल में चले जाओ, ठीक से उसको खिला विला करके रखते हैं और एक गाय वहां औसत में 11,000 लीटर देती है। हमारे 15,000 गाय
15 करोड़ गाय आपको 11,000 लीटर देगी, तो आप तो दूध में स्नान कर सकते हैं। इतना दूध हमारे देश में हम पैदा कर सकते हैं। और विदेशों में, यूरोप में दूध का दाम कितना है? भारत की सरकार, भारत की मिली हुई जो दूध है उसके दाम के अनुसार 11 गुना ज्यादा है। निर्यात कर सकते हैं। उसके लिए एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा एयरपोर्ट होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, पैकेजिंग इंडस्ट्री होना चाहिए। कृषि से ही हम दुनिया को खिला सकते हैं। कृषि की अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, दुनिया को हरा देंगे हम। लेकिन कृषि का साथ यह व्यवहार हुआ है कि आज किसान लोगों को आत्महत्या करना पड़ रहा है। किसी बात पर हम पीछे नहीं। स्वामी जी ने एक बात कही है, आज हम बीजेपी में एक कमेटी बनी है, नितिन गडकरी, उसमें मैं हूं। हम रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे विदेश में 120 लाख करोड़ रुपए जो नाजायज वहां जमा है उसको वापस कैसे लाया जाए। सबसे पहले बाबा रामदेव ने हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया इस पर, नहीं तो कोई नहीं बोलता था। क्या कर सकते हैं? मैंने देश में जो सबसे प्रमुख हमारे अधिवक्ता लोग हैं उनसे मैंने बात की। फाली नारीमन है, बंबई से आजकल यहाँ दिल्ली में ही प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मशहूर हैं। उनसे मैंने पूछा हो सकता है? उन्होंने कहा देखो 2005 में यूनाइटेड नेशंस पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर डिस्कशन हुई थी, और अब मैं कहता हूं कि आपकी सरकार बनेगी तो ये पैसा वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए कि कानून वानून पास करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि उस तक वो खाता को खाली कर देंगे। तो एक ऑर्डिनेंस निकालो, ऑर्डिनेंस में ये कहो कि इन 70 देशों में जहां गुप्त बैंकिंग होती है वहां जो भी हिंदुस्तानी नागरिक जिसका खाता है उसका राष्ट्रीयकरण हम करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की कानून के अनुसार बनाई हुई उनकी प्रस्ताव जो उन्होंने पास किए उसके अनुसार यदि आप ये बात भी जोड़ देंगे कि कोई भी अपना खाते के बारे ये दिखा दें कि मैं जायज रूप से इसको मैंने खोला है और जो पैसा डाला वो सब बिल्कुल विधि अनुसार है, तो वो अकाउंट को वापस कर देंगे, ये भी आप वचन दे दीजिए। तो ये सारा जो 120 लाख करोड़ रुपए जो बाहर है ये सब आपको सपुर्द कर देंगे हमारे देश को। एक ऑर्डिनेंस निकालने के लिए जरूरत है, ये आज की सरकार नहीं कर सकती क्योंकि उनका ही खाता है वहां, उसको कैसे वो सरकार को देंगे। तो इसीलिए 120 लाख करोड़ रुपए आ जाएं तो टैक्स की क्या जरूरत है? कुल मिलाकर के इनकम टैक्स हमारी बजट में कितना है? सिर्फ 2 लाख करोड़। एक तो यहां तो ये 120 लाख करोड़ मिलेगा, उसके अतिरिक्त भी पैसा चाहिए। स्पेक्ट्रम को नीलाम कर दो, 1,76,000 करोड़ मिल जाएगी आपको। कोयले की जो है कोयला का आप नीलाम कर दो, जो कोयले के जो प्लॉट्स होते हैं उसको नीलाम कर दो, कितना मिलेगा? 11 लाख करोड़ मिलेगा। जो खनिज तेल है उसका जो आप दे रहे हो बड़े बड़े सेठों को मुफ्त में, उसको आप नीलाम कर दो, 24 लाख करोड़ मिलेगा। आगे आने वाले 15-20 साल के बाद दुनिया में यूरेनियम खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्या करने वाले हैं वो लोग विदेशों में, अमेरिका में? वो थोरियम एक दूसरा खनिज है, एक दूसरा वस्तु है, वो जो न्यूक्लियर का है उससे भी न्यूक्लियर एनर्जी पैदा की जा सकती है। थोरियम, दुनिया का 60% थोरियम हिंदुस्तान में पाया जाता है। उसका थोड़ा रिसर्च बाकी है। पिछले दिनों 48 लाख करोड़ का तो उधर केरल और तमिलनाडु इसलिए स्मगलिंग हो रही है, और रेत को उठा के ले जा रहे हैं। 48 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ हर साल गायब हो जाती है स्मगलिंग से। और किसके कारण ये जमा हो रही है? राम सेतु के कारण। क्यों?
ये जो आती है लहर समुद्र की, वो टकराती है राम सेतु के साथ, फिर टकराने के बाद हमारी जो तट के किनारे जाकर के वो पानी गिरती है, उसमें ये रेत आती है, उसमें थोरियम है। राम सेतु को काट देते तो वो पानी सीधा चली जाती है हिंदू सागर में, और वहां अमेरिका का जो जगह है डिगो गार्सिया, वहां उसको इकट्ठा करके ले जाएंगे। ये था साजिश, लेकिन अब तो नहीं कर सकते। हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उस पर रोक लगवा दी। आपको बताने चाहता हूं कि कितने हमारे देश के साथ अन्याय हुआ। ये सारी अन्याय हुई है क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि 80% हिंदू हैं, इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कोई किसी को सुनने की जरूरत नहीं होगी, उसीलिए बांटने में लगे हैं, जात पर, वर्णा पर। मैं पूछना चाहता हूं कि जन्म से कब वर्णा तय हुआ? श्री कृष्ण भगवान तो कहते हैं गीता में कि ये तो गुण के आधार पर तय हुआ है। कहां से जन्म से हुआ? जन्म से होता तो फिर वेद व्यासा, जिसका मां मछुआरा थी, कैसे बनते महर्षि? वो कहते हैं कि जो कालिदास थे वो तो जंगल में पेड़ों की शाखाओं को काटते थे, वो बन गए महर्षि, महाकवि। और विश्वामित्र क्षत्रिय घर में पैदा हुए, वो ऋषियों के ऋषि, उनसे भगवान भी डरते थे। इसीलिए मैं उनको, स्वामी जी को विश्वामित्र कहता हूं, क्योंकि भगवान भी उनसे थोड़ा डरते हैं। तो हमारे देश में जो भी कुकर्म करेगा, वो कोई भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, माफ नहीं करते। रावण बताइए कौन सा वर्ण के थे? वो ब्राह्मण थे। इसीलिए आज हम सब लोगों को एक होना चाहिए, सब जाति वर्ण ये सब भूल जाना चाहिए, सिर्फ अपने को हिंदुस्तानी समझना चाहिए। और हिंदुस्तानी में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, जो अपने को इस देश के साथ जोड़ने चाहता है। मैं इसीलिए कहूंगा, इस इलेक्शन में एक एक पोलिंग बूथ में 100,000 वोट होते हैं। आप इस पोलिंग बूथ एक एक को आप 5 लोगों की एक कमेटी बना करके एक पोलिंग बूथ अपना बना लीजिए, और उसमें जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर एक एक घर जाकर देखिए कौन अभी जिंदा है, कौन अभी मर गया, कौन चले गया। नकली वोट ना पड़े। उस नकली वोट को जब वोटिंग करने की टाइम आएगी, हमारे लोग, पार्टी के लोग बैठे होंगे, उनको दे दीजिए कि भाई हमने जाकर छानबीन किया, इसमें ये आदमी मर गया, ये आदमी चले गया, ये सब विवरण दे दीजिए। हम उस वोटर को वोट डालने नहीं देंगे। तो इसीलिए आज हम वास्तव में महाभारत में हैं, और महाभारत होगी हरियाणा से ही होने वाली है। और आधुनिक विश्वामित्र के साथ हम इस देश की पुनरुत्थान करने के लिए अग्रसर हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे मंच पर दो स्वामी हैं, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में जब आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलते हैं तो उनका वाक शैली का जो वैसे ही प्रभुत्व रहता है वो पूरे विश्व स्तर का तो है ही, परंतु राष्ट्र को एक बार हिला देता है, प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में जोश पैदा कर देता है, उत्साह पैदा कर देता है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को पूरे सदन की ओर से हम अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा ऐसे साहसी व्यक्तित्व को, ऐसे निर्भीक व्यक्तित्व को, जो बड़ी से बड़ी ताकत के सामने बहुत साहसपूर्ण अपनी बात को रखते हैं और पूरी विद्वता के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ। ऐसे नहीं कि लगा कि कोई बात आई सामने और उसको वैसे रख दिया, उसे प्रमाणों के साथ रखते हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर स्वर भी देते हैं। चाहे वो राम सेतु का मुद्दा हो, चाहे वो 2G का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार काले धन का मुद्दा हो, उसकी लड़ाई जहां बाहर लड़ना अच्छे से जानते हैं, उतनी ही अच्छे से वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लड़ना जानते हैं। वो ऐसे व्यक्तित्व यदि संसद में पहुंचते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के मुद्दों को लेकर, काले धन की अभी उन्होंने बात रखी कि पूज्य स्वामी जी महाराज के काले धन के मुद्दे पर भाजपा गंभीरता से विचार कर रही है, तो इस बात का भी हम हृदय से उनका आभार ज्ञापित करते हैं, क्योंकि यह इसी मुद्दे पर ही भारत स्वाभिमान ने
अपना पूर्ण समर्थन दिया है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। मैं जहां श्री हर्षवर्धन जी जो वास्तविक रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के हकदार रहे हैं और बनेंगे, ऐसा हमारी बहुत सी शुभकामनाएं हैं। वह अवसर दूर नहीं है, हो गई कई बार भूल चूक, मेरे को लगता है दिल्ली वाले उसको महसूस बहुत हृदय से कर रहे हैं और वो भी अपनी बात रखेंगे। उससे पहले हमारे बीच में भाई स्वर्ण सलारिया जी हैं, पंजाब के मंत्री, वह आकर महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। और मैं माननीय श्री हर्षवर्धन जी से फिर निवेदन करूंगा। इस बीच में हमारे बीच में श्री सत्यप्रकाश राणा जी विधायक, वो भी आए हैं, वो महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। बिजवासन से भाई विभव उपाध्याय जी, वो भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। भाई स्वर्ण सलारिया जी, आप पंजाब सरकार में मंत्री हैं। नरेश जी हसनगढ़ से एमएलए हैं। ये वो भाई हैं, वो भी आकर आशीर्वाद लेंगे। भाई नरेश जी, जहां भारत स्वाभिमान को दायित्व सौंपा गया था, पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से संकेत किया गया था कि इन क्षेत्रों में को अपने को कार्य को देखना है और वहां कहीं कोई पार्टी आकर टिक नहीं पाई और वहां ये कार्यकर्ता कहीं 30,000 कहीं 50,000 मतों से 20,000 मतों से आकर जीत कर आए हैं। इन सब विधायक भाइयों का आज अभिनंदन। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए और भारत स्वाभिमान के इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन। सुनो, अभी मैं डॉक्टर साहब से बता रहा था कि हमारे, ये मेरे से बोले क्या पूरे देश भर के आए हुए हैं? कि मैंने कहा देश भर के आएंगे तो फिर रामलीला मैदान भी छोटा पड़ेगा। ये खाली दिल्ली के प्रभारी हैं हमारे 5 संगठनों के, और आज लक्ष्य दिया है कि एक एक प्रभारी अपने साथ साथ 100 कार्यकर्ताओं को लेकर के एक एक घरों में कम से कम 3-3 बार जाएंगे और उनकी काउंसलिंग करके पहले की गलती है उसका भी सुधार करेंगे और आगे से इतिहास बनाएंगे। तो आप अभी 5-7 मिनट शांतिपूर्वक बैठेंगे और उसके बाद कार्यक्रम का विसर्जन होगा। और शांति पाठ के बाद में नीचे जो 19 मोटरसाइकिल एक एक जिले को दी जा रही हैं, एक एक कार्यालय प्रभारी, एक एक जिले को एक एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक एक कलर्ड प्रिंटर, एक एक विशेष मोबाइल, जितने भी संसाधन है। माने भारत स्वाभिमान वो पहला संगठन होगा जो 650 जिलों में एक साथ जुड़ा हुआ होगा। 1 मिनट के अंदर सारे जिले की सूचनाएं पूरे हिंदुस्तान में एक साथ संप्रेषित हो सकेंगी। तो एक बड़ा नेटवर्क ये फरवरी महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा और 1 मार्च से ग्राउंड वर्क शुरू हो जाएगा डोर टू डोर कैंपेन का। आदरणीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनका नाम हर्षवर्धन है, इनका जो है ये वैसे भी हर्षित रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सृजनात्मक राजनीति की तरफ आगे बढ़ता है। और मैंने कहा कि अभी जो थोड़े बहुत हर्ष में कमी रह गई है वो अब 2014 में पूरी कर देंगे। हाँ, तो एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, आपकी जोरदार करतल ध्वनि से, जो ऊपर बैठे हुए उन कार्यकर्ताओं की ओर से भी और नीचे वाले कार्यकर्ताओं की ओर से। परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी जी, मंच को सुशोभित कर रहे हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय महानुभाव, श्रद्धेय मातृशक्ति और सभागार में उपस्थित सभी बाबा जी की, हमारी सेना के और देश के राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले सैनिकों, मैं सबसे पहले तो आप सबका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत पवित्र कार्य में निस्वार्थ आप लगे हैं, क्योंकि स्वार्थ के साथ तो लगे हुए बहुत लोग समाज में दिन रात मिलते हैं, लेकिन निस्वार्थ जो है केवल राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हों लोग, ऐसे लोग मिलने मुश्किल हैं आज के युग में। और स्वामी जी की प्रेरणा से आप सब एक बहुत बड़े कार्य में लगे हैं। आपका हृदय से मैं
अभिनंदन और धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि अभी कुछ ही समय पूर्व दिल्ली के संपन्न हुए चुनावों में भी आप सबने हृदय की गहराइयों से मुझे और मेरे सभी साथियों को अपना संपूर्ण आशीर्वाद दिया है। मैं आपको केवल इतना विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके साथियों के कारण कभी आपका हम सर नहीं झुकने देंगे। आपको कभी इस बात का अफसोस नहीं होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने या उनके साथियों को समर्थन किया है। बहुत साल पहले मुझे सन 2000 में 1, 2 और 3 नवंबर को जापान के कोबे शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने का मौका मिला था। यहाँ राजनीति की बात हो रही है, इसलिए थोड़ा राजनीति से हटकर जो स्वामी जी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस संसार को, उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। राजनीति तो दिन रात आप लोग करते ही हैं, सब बातें जो है, और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सारी बातें की हैं। लोग आज प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के बारे में कि वो भ्रष्ट हैं। हम जानते हैं सबसे भ्रष्टतम पार्टी है, लेकिन उसी भ्रष्ट पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार बनाते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं और पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। दिन रात कहते हैं हमें पद नहीं लेना, हमें मंत्री नहीं बनना, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं और मुख्यमंत्री बनकर कोई काम करना शुरू नहीं किया तो प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देखना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, स्वामी जी से आशीर्वाद लेकर जिस तरह का उन्होंने हमारे को मार्गदर्शन लगातार किया है, सारे देश को जागृत कर दिया उन्होंने, देश की सच्चाई से उन्होंने हमें अवगत करा दिया है। अब सिर्फ यही संकल्प लेने की आवश्यकता है कि उनके मार्गदर्शन के अंदर हमें देश को बदलना है और देश के अंदर ईमानदारी के साथ इस देश को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से उन्होंने देश को उस हीलर ऊर्जा के माध्यम से स्वस्थ बनाने की दिशा के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान किया है सारी दुनिया के लिए, उसी प्रकार का योगदान आने वाले वर्षों के अंदर हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड होगा कि एक फकीर ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर सारे देश को जागृत किया और सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। आइए उनसे आशीर्वाद लेकर एक नई ऊर्जा के साथ नया संकल्प हम सब लें। मुझे लगता है कि हम सबके सत प्रयासों से हम सबको हमारे अपने इसी जीवन के अंदर स्वामी जी की उपस्थिति में ही अपने इस महान देश को उसी महान स्थान पर देखने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। प्राकृतिक सौंदर्य योग महोत्सव जो शहीदी दिवस पर, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के बलिदान दिवस पर 23 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में एक साथ आयोजित किया है। इसमें करीब 10 करोड़ लोगों की भागीदारी होनी है। स्वयं मैं दिल्ली में रहूंगा और 1 मार्च से डोर टू डोर इसके लिए अपने को लोगों को इनवाइट करना है, निमंत्रण देना है। मैं स्वयं भी 1 मार्च को सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 500 से 1000 घरों तक जाऊंगा। और मैं ऐसा मानता हूं, जब मैं 500 से 1000 घरों तक जाऊंगा, हमारे सब महापुरुष कहा करते हैं कि जब किसी भी परिवार के, किसी भी संगठन के वरिष्ठ जब जिस काम को करते हैं तो कम से कम 10 से 20% तो उसका नीचे जमीन पर होता है काम। मैं यदि 1000 घरों तक जाऊंगा तो हमारा कार्यकर्ता 100 घरों तक जरूर जाएगा, 200 घरों तक जरूर जाएगा। 10 से 20% तो उसका एग्जीक्यूट उसी दिन से होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से पूरी दुनिया में अभी तक काम हुए हैं। तो 1 मार्च से मैं स्वयं घर घर निमंत्रण देने के लिए इसके लिए जाऊंगा और हमारे सारे कार्यकर्ता 17 मार्च से जो योग सप्ताह शुरू होगा होली के दिन से, और 1 सप्ताह तक ये योग सप्ताह के रूप में हर एक तहसील में ये योग सप्ताह मनाया जाएगा। लोग सामूहिक रूप से योग करेंगे।
और 23 मार्च को एक साथ मैं स्वयं दिल्ली में होऊंगा, जहां 10 लाख से ज्यादा मेरे साथ में लोग योग करेंगे। और पूरे देश में प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बड़ा आयोजन होगा, कहीं 50,000 कहीं लाख लोग एक साथ योग करेंगे। हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास का यह सबसे बड़ा आयोजन होगा योग महोत्सव का, दुनिया के इतिहास का, जहां एक साथ करोड़ों लोग घरों से बाहर आएंगे, योग करेंगे। अभी तक 12 करोड़ से ज्यादा लोग हमारी सभाओं और शिविरों में आ चुके हैं। उनको जा जा करके जब आप निमंत्रण देंगे कि एक दिन आपको सबको एक साथ योग करना है, अलग अलग तो आप कर ही रहे हैं। अभी भी इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग नियमित योग करते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। बाकी इस देश में करीब करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग कभी कभी योग करते हैं। बाकी लोग योग के बारे में जानते हैं लेकिन अभी करना शुरू नहीं किया है। हम आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है हिंदुस्तान में वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब इस देश के मैक्सिमम लोग योग कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, सुबह जल्दी उठ रहे होंगे। देखो, एक काम हो जाए यदि हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। वो ये कि सुबह लोग जल्दी उठ करके वर्जिश करना शुरू कर दें, कसरत करना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें, योग करना शुरू कर दें, ध्यान करना शुरू कर दें। यदि देश की सुबह अच्छी होगी तो देश का दिन ही नहीं, देश के लोगों की पूरी जिंदगी अच्छी होगी। आज समस्या क्या हो गई है? लोग सुबह उठते नहीं। कोई मोटा हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है, किसी को शुगर हो गया है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को कैंसर हो गया है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान तो बीमार हो चुका है। तो क्या ऐसे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा? जिस देश में बहुत ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं, फिर वो सेवा करेंगे नहीं देश की, वो सेवा लेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है? देश में एक ऐसा वातावरण बनाना है कि लोग सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दें। और मुझसे यदि कोई पूछे कि मेरा मिशन पूरा का पूरा एक शब्द में, एक वाक्य में कहूं, तो सुबह जल्दी उठ करके सब योग करना शुरू कर दें, चाहे वो आधा घंटा करें या 1 घंटा करें। किसी को ज्यादा करना है चाहे 2 घंटा करें। सुबह 4 से 6 या 5 से 7, 1 से 2 घंटा पूरा हिंदुस्तान योग करना शुरू कर दे और दिन भर फिर कर्म योग करना शुरू कर दे, हिंदुस्तान बदल जाएगा। सुबह सुबह योग करे, दिन में अपने मेहनत करे। और जो सुबह सुबह उठ करके योग करेगा ना, फिर वो दिन भर ईमानदारी से मेहनत करेगा। किसान खेत में मेहनत करेगा, जवान सीमाओं पर देश की सुरक्षा करेगा, बिजनेसमैन, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी वो अपने अपने ड्यूटी ठीक से करेंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अध्यापक अच्छे से पढ़ाएंगे, तो पूरा हिंदुस्तान अपने आप ही बन जाएगा। योग से ही ये देश बनेगा। सुबह उठेगा हिंदुस्तान, योग करेगा, कसरत करेगा, व्यायाम करेगा, ध्यान करेगा, सुबह से ही फ्रीक्वेंसी सबकी पॉजिटिव हो जाएगी। योगी श्री अरविंद कहते हैं, मैं उच्च चेतना से युक्त अति मानस चेतना में जिनका आरोहण हो चुका है, जो हमेशा जिनका मन सत्य में, धर्म में, पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसे लोग तैयार करना चाहता हूं। ये उच्च चेतना युक्त मानव कब निर्मित होंगे? जब सुबह जल्दी उठेंगे। तो ये सुबह जल्दी उठना यह मात्र कोई औपचारिकता नहीं है। सुबह जल्दी उठ करके योगाभ्यास, कसरत, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करना यह कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी जागना जिस दिन शुरू कर देगा, उस दिन इंसान का और हिंदुस्तान का भाग्य जाग जाएगा। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है इसके पीछे, ये छोटी बात नहीं है। आज जिस देश के नागरिक जल्दी जाग करके और एक्सरसाइज करके अपने काम में लग रहे हैं, वो देश आगे बुलंदियों पर चढ़ रहे हैं। छोटा सा देश है जापान। जापान के अभी थोड़े से लोग आलसी हुए हैं। उन्होंने 50-60 सालों तो जो मेहनत की, सुबह जल्दी उठना, कसरत करना और उसके बाद दिन भर मेहनत करना। आप छोटो कितने हैं जापानी? हमारे एक प्रांत जितने, एक छोटे से प्रांत, अपने दिल्ली जितनी आबादी होगी, थोड़ा सी ज्यादा समझ लो। अपने यदि पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में तो जापान जैसे 50 देश बन सकते हैं। आज उसकी जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
पूरी दुनिया में जापान छाया हुआ है। क्या है? एक जज्बा है लोगों के अंदर। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर अपने सब बच्चों को लेकर के जाते हैं कि देखो बच्चों, हमने 65 साल पहले यहीं से अपने जापान को खड़ा करना शुरू किया था, पूरा तबाह हो चुका था। आज भी वहां पर अपंग बच्चे पैदा होते हैं कि हमने अपने देश को यहां से उठाया और यहां पहुंचाया है। अब तुम्हें इस जापान को पूरी दुनिया में जापान की समृद्धि को, जापान के स्वाभिमान को जिंदा रखना है। और वो लग जाते हैं। और हमारे यहां जापान की कुल आबादी कितनी है? अब कुल थोड़ी सी आबादी वाला 5 करोड़ के आसपास ही कुछ उसकी आबादी होगी। थोड़ी सी आबादी वाला वो जापान पूरी दुनिया में अपनी भाषा उसने नहीं छोड़ी। थोड़ी सी आबादी है, करीब हिंदुस्तान से समझो 10, 15, 12, 11वां हिस्सा, यहां 125 करोड़ लोग हैं। यहां से 11वां हिस्सा आबादी और यहां से दुगनी समृद्धि। अपनी भाषा नहीं छोड़ी जापान के लोगों ने। लोग कहते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ेंगे। जापान की टेक्नोलॉजी को लोग कहते थे जापान की टेक्नोलॉजी फेल है, आज कहते हैं अरे जापानीज टेक्नोलॉजी है। सारी चीजें आती हैं आदमी के स्वाभिमान से जन्म होता है सभी बड़ी चीजों का। जापान के लोगों ने अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपने देश का गौरव स्वाभिमान अपने हृदय में संजो करके और निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज मैंने कहा जापान कहां पहुंच गया? छोटा सा देश इजराइल, जिसकी अपनी भाषा की कोई लिपि नहीं पता थी, उस भाषा का कोई एक वाक्य नहीं आता था, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके उन्होंने अपनी हिब्रू भाषा बना ली और पूरी दुनिया में वो जो है खड़ा हुआ है। मैं यहां कोई मजहबों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्वाभिमान की बात कर रहा हूं। इसको इस तरह से देश को देखना चाहिए। वहां का हर बच्चा, हर नागरिक अपने आप को सैनिक मानता है कि हम पहले सैनिक हैं, पहले देश के सिपाही हैं, उसके बाद में हम व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कुछ हैं। और यहां हमारे यहां सेना में भी जो लड़ने वाले सैनिक अलग हैं, वहां पर लॉन्ड्री वाले भी होते हैं, वहां बैंड वाले भी होते हैं, वहां पर जो है उनको राशन की सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्टेशन वाले भी होते हैं। अरे हिंदुस्तान के लोग जिस दिन ये काम शुरू कर देंगे ना कि सुबह उठ करके योगाभ्यास और वर्जिश करेंगे और उसके बाद दिन भर अपना काम करेंगे, उस दिन हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर होगा। ये है 23 मार्च के कार्यक्रम के पीछे का मकसद कि देश के लोग सुबह जल्दी उठे और योग करें, बाकी तो अपने आप संगठित हो जाएगा। देखो आप सोचो देश कैसे बदलता है। जिस पार्टी को 20 करोड़ लोगों का वोट मिलेगा वो हिंदुस्तान के सत्ता के सिंहासन पर बैठेगी। और हम लोग 1 मार्च से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे डोर टू डोर कैंपेन का। 23 मार्च को यदि हमने 10 करोड़ लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया तो समझ लेना आसन करते करते सिंहासन की परिवर्तन का रास्ता तो अपने आप खुल जाएगा। 10 करोड़ लोग घरों से बाहर निकल के आए, एक एक आदमी दो को भी पकड़ के लाएगा तो 20 करोड़ लोगों की वोटिंग तो हो जाएगी अपने आप। लोगों को जगाने की जरूरत है। तो ये 23 मार्च का जो कार्यक्रम है ये हिंदुस्तान के आगे की दिशा तय करने वाला कार्यक्रम है। इसमें लोगों की भागीदारी, सब जाति, सब वर्ग, सब मजहब। अब मुझे अच्छा लगा हमारे आज जो है मुस्लिम भाई भी यहां पर आए। एक देश में वातावरण पैदा किया जा रहा है कि भैया ये 2014 जो है हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई का ये सियासी खेल होगा। नहीं, किस बात की हिंदू मुस्लिम लड़ाई भाई? और लोग उसी तरह से उन चीजों को प्रस्तुत भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब लोग भ्रमित हो जाएं। मैंने बार बार कहा हम 2014 की लड़ाई को मजहबी लड़ाई नहीं होने देंगे, हम इसको मुद्दों की लड़ाई बना करके रखेंगे, हम इसको नीतियों की लड़ाई बनाएंगे। देश मुद्दों से बनेगा, इश्यूज से बनेगा, पॉलिसीज से बनेगा।
और वो मुद्दे हैं काला धन के, वो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, वो मुद्दे हैं व्यवस्था परिवर्तन के, वो मुद्दे हैं इस देश की आर्थिक नीतियां क्या होंगी, इस देश की जो है विदेश नीतियां क्या होंगी, व्यापार की नीतियां क्या होंगी, मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसीज क्या होंगी, एग्रीकल्चर की, हेल्थ एजुकेशन की पॉलिसीज क्या होंगी, एनवायरमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी, इसके ऊपर ये हिंदुस्तान आगे चलेगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था, इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों को लोगों के पास जाना है। कब से शुरू करना है जाने का काम? 1 मार्च से शुरू करना है। और एक बात और सुन लो, इसको कान खोल करके सुन लो, सियासी लोगों के ऊपर भरोसा करोगे तो हिंदुस्तान में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप कहेंगे बाबा जी ये कैसे, उनको बनना है एमपी, उनको बनना है पीएम, आप तो कहते हो ना हमको एमएलए ना एमपी ना सीएम ना पीएम बनना है, लेकिन देश बनाना है, ये क्या कैसे कह रहे हो आप? सियासी लोगों के ऊपर भरोसा करके कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। 80 to 90% सियासी लोग बहुत आलसी होते हैं। आप उनसे सोचो कि वो घर घर जाकर के कैंपेन करेंगे, नहीं होगी, पॉसिबिलिटी नहीं है। वो तो बस ऊपर ऊपर से हवा बह रही है भाई, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो, ये हवा के चक्कर में है सब। सियासी लोगों में मेहनत करने वाले 10-20% होंगे, 80% यदि से देश में हिंदुस्तान में परिवर्तन आएगा तो उसके लिए मेहनत आप लोगों को करनी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि डोर टू डोर कैंपेन करने में, अच्छा एक आदमी को चलो हम बोल भी दे कि भाई चलो वो घर घर जाए। एक लोकसभा में करीब 15 लाख की आबादी होती है, एक लोकसभा क्षेत्र में कितनी आबादी होती है? करीब 15 लाख की, और उसमें 5 व्यक्तियों के एक परिवार माना जाए तो 4-5 लाख परिवार होते हैं। कितने 4-5 लाख परिवारों तक एक एमपी जा सकता है? आप प्रैक्टिकल सोचो, बोलो। जब नहीं जा सकता तो कौन फिर वो ये परिवर्तन क्या है? और बिना घर घर जाए परिवर्तन आएगा नहीं। सुन लो इस बात को, लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। हमें लोगों को जाकर के घर घर तक ये बताना है कि भैया इस बार आपको देश के लिए वोट करना है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट करना है, काला धन लाने के लिए वोट करना। आप यदि वोट करने जाएंगे तो इस देश को कम से कम 12.5 लाख रुपए मिलेगा, आपको लाभ होगा। देश को तो 1,000 लाख करोड़ के काले धन के बारे में अब मैंने नहीं कहना शुरू किया, अब मानने लगे हैं सारे अर्थशास्त्री भी। बस 100 लाख करोड़ तो बाहर गया है। आपने अभी पिछले दिनों जब सारे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो प्रोफेसर अरुण कुमार, जिसको कांग्रेसी, बीजेपी वाले, कम्युनिस्ट सब मानते, भाई ये आदमी अर्थशास्त्र में इसका लाजवाब आदमी है, मानते हैं कि सब नहीं मानते। उसने क्या कहा? उसने कहा कि 100 लाख करोड़ बाहर जा चुका है। कितना? जो 10% है, बाकी कितना रह गया? 900 लाख करोड़। वो 900 लाख करोड़ है कहां? हिंदुस्तान में। कहां लगा है? वो लगा है गोल्ड में, वो लगा है लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट में, वो लगा है माइनिंग में, वो लगा है पॉलिटिक्स में, वो लगा है ड्रग्स में, वो लगा है हेल्थ एजुकेशन आदि के डिफरेंट और कामों में, और वो लगा है काला धन, काला बाजारी में। कितना हो गया? 1000। तो बोल भाई इस बार जो है ना भाई, इस देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और काला धन लाने के लिए वोट करो, तो आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी। हिंदू भी आबाद होगा, मुसलमान भी आबाद होगा, और सबके जीवन में खुशहाली आएगी और बर्बादी खत्म होगी। अभी लोगों को ये पता ही नहीं है। अभी लोग कुछ राजनीतिक पार्टियों को वोट क्यों करते हैं? उनको ये नहीं पता है कि इस पार्टी ने किया क्या है, दिया क्या है, लिया क्या है। अज्ञान में, स्वार्थ में, मोह में, भय में। ऐसे में मैंने 5 बातें कई बार कही हैं। 1000 सालों से मुगलों ने, अंग्रेजों ने मुल्क को जितना नहीं लूटा, उससे ज्यादा इस 67 सालों में इस लुटेरी पार्टी ने लूट लिया। इस लुटेरे को वोट मत देना। तो फिर वो पूछा, अच्छा कितना लूटा? तो हम बोलते हैं 1000 लाख करोड़। तो जब उसका अज्ञान खत्म होता है और उसको पता लगता है ये वास्तव में ये तो लूटा है, उसको सारे घोटाले अब सब पता ही है। बोले तो आपने तो अभी 10-20 घोटालों का नाम सुना है, ये तो हर काम में घोटाला करते हैं।
और ये तो खाली एक बजट की बात नहीं, जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान इन्होंने नीलाम करके रख दिया। तो क्या करना आपने को? घर घर जाकर के कैंपेन करके बताना है और अज्ञान को मिटाना है। किसको मिटाना है? दूसरा है स्वार्थ, मोह, आसक्ति। लोगों को कई बार ऐसा लगता है चलो इन्होंने लूटा तो हमें भी कुछ दिया। फिर कई बार क्या लगता है कुछ लोगों को, अरे भाई अब क्या करें, इसमें हमारे परिवार के आदमी हैं, वो हमारे चाचा हैं, वो हमारे ताऊ हैं। लोगों को बोलना भाई चाचा ताऊ की बाद की बात है, पहले देश के बारे में सोचो। हाँ? तो इस काम के लिए आप लोगों को बहुत गंभीरता से लोगों तक जाकर के इन बातों को फैलाना है। और क्या क्या बताना है? लोग अज्ञान के कारण से, स्वार्थ प्रलोभन के कारण से, मोह के कारण से, आसक्ति के कारण से, भय डरा करके वोट लेते। और भाई मतलब हमने जो है ना उस पार्टी को वोट दे दिया, जैसे मुसलमानों को डरा रखा कि भाई यदि बीजेपी को वोट दे दिया तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, मोदी आ गया तो मुसलमान न खा जाएगा। अरे भाई कोई वो राक्षस है क्या? कोई नरभक्षी है वो? कोई अफलातून है क्या है वो? हमें क्या कैसे खा जाएगा? मैंने ये कोई बात हुई? लोगों में डर पैदा करके, भाई जैसे मैंने कहा मुसलमानों में डर पैदा किया, तो अज्ञान, स्वार्थ, प्रलोभन, आसक्ति, मोह, भय और एक अंतिम भ्रांतियां फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। और भाई ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह से इन चीजों से देश के लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप जब जाओगे डोर टू डोर कैंपेन में तो लोगों को बताना है कि भाई इस बार जो गवर्नमेंट बनानी है वो ऐसी बनानी है कि जिससे हमारी सारी आर्थिक नीतियां बदले, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो, काला धन वापस आए, टैक्सेशन की नीतियां बदले। हम बोले ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो आपको गैस डीजल पेट्रोल आधे दाम पर उपलब्ध कराए। सबको समझ में आता है। कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? जो क्या लेकर के आए? ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो गैस डीजल पेट्रोल आधे दाम पर उपलब्ध कराए और काला धन देश को दिलाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे लोगों का माइंडसेट चेंज होगा। तो डोर टू डोर कैंपेन में तीसरे चरण में सुमन बहन जी और भाई राकेश जयदीप जी ने आपके बीच में रखे ना विषय, और आपको जो पंपलेट दिया जा रहा है उसमें भी इस बात को रखा जा रहा है। तो डोर टू डोर कैंपेन में अपने को लोगों को माइंडसेट चेंज करना है, उनको 4 जून की याद भी दिलानी है, आगे जो सरकार बनानी है उसकी क्या नीतियां मुद्दे होंगे वो उसके ऊपर बात करनी है। अब आज का जो ये कार्यक्रम है इसके 2 मकसद हैं। एक योग महोत्सव, 23 मार्च के योग महोत्सव की तैयारी, और उसका देश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए 2014 के धर्म युद्ध की तैयारी। अब अगली बात कह रहा हूं, देखो जरा गौर से सुनना। मैं जिस जिले में, जिस तहसील में मैं गया, अब ये अलग बात है कि जो है भाई पार्टी के लोग जो है अज्ञान के कारण से, स्वार्थों के कारण से गलत लोगों को टिकट दे दे, भाई उसमें तो भाई बाबा जिम्मेदार है नहीं। जहां मतलब थोड़े भी ठीक ठाक आदमी को इन्होंने टिकट दिया तो हम जहां गए वहां 95% लोगों को विधानसभा में जीत दिलवाई। कितने? 95% लोगों। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में एक दिन रह जाऊं तो वहां जीत दिला सकता हूं कि नहीं? यहां बैठे हुए ये बैठा हुआ जो है नील दमन को यूं बोले ये तो जीत ही नहीं सकता, और बोले बाबा जी ये इतना दौड़ेगा कैसे, मोटा भी है। जोरदार अभिनंदन है इसका। और आदमी ठीक है तो सारे कार्यकर्ता लग गए,
2 जगह अलीपुर में कार्यक्रम रखा और नरेला में 40-50 हजार लोगों की सभा हुई, घर घर कार्यकर्ता गए, इसने भी मेहनत की, जो रूठे राठे थे उनको भी मनाया, और कितने वोटों से जीता? 24,000 वोटों से जीता। बात ये देखो, इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है डोर टू डोर कैंपेन की। किसकी होती है? आज मैं आपसे एक साधारण सी बात कहता हूं। जिस गांव में अपना एक भी कार्यकर्ता हो और वो लोगों के घर घर जा करके और लोगों का काउंसलिंग करे, माइंडसेट चेंज करे, उस गांव में सरपंच किसका बनेगा? बोलो। जिसको हम चाहेंगे वो सरपंच बनेगा, उसी पार्टी का बनेगा, उसी दल का बनेगा, या वो व्यक्ति बनेगा। मैं चाहता हूं, जैसे मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि भाई मैं जिस विधानसभा और जिस लोकसभा में चला गया ना, फिर वहां लोगों का दिल दिमाग बदलेंगे और घर घर में वहां पर अलग जगाएंगे और वहां लोगों का माइंड सेट करके सत्ता और व्यवस्था बदलेगी, इसमें कोई शंका नहीं। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी, ये जुनून, ये जोश एक एक कार्यकर्ता में आप में हो जाए कि जहां हमारा एक एक कार्यकर्ता जुनूनी है, तो मैं कहता हूं अपने जैसे पागल, अपने जैसे जुनूनी, जिनके सामने एक ही लक्ष्य है कि अब तो इस व्यवस्था को बदलना है, ऐसे ताकत के साथ लगना पड़ेगा, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके लिए एक जो है पेन लेना पड़ता है। देखो, तनाव अलग चीज होती है, जिम्मेदारी, जुनून, जोश, जज्बा, संकल्प, प्रतिबद्धता, प्रामाणिकता, एक जिम्मेदारी कि भाई मुझे ये करना है। तो आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि अब 2014 में ऐसा कैंपेन करना है, जो रोज समय नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, 1 महीने के लिए भी हमने कार्यकर्ताओं की एक टीम बना करके घर से बाहर निकाल दी तो सत्ता और व्यवस्था नहीं, सब कुछ बदल जाएगा, खाली 1 महीने के लिए। हाँ, अब ये टीम कैसे बनानी है, इसके लिए आज आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप लोगों को 5 प्रभारियों को नीचे के फिर टीम बनानी पड़ेगी, वार्ड लेवल तक, बूथ लेवल तक। तो जहां नहीं ये काम नहीं हुआ है, फरवरी महीने में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। मार्च महीने से तो फिर डोर टू डोर कैंपेन वाला काम शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों से ये एक प्रभारी की जिम्मेदारी है कि अपने साथ कम से कम 100 कार्यकर्ता जोड़े। कितने? एक युवा प्रभारी है, एक अपना पतंजलि योग समिति का, महिला पतंजलि योग समिति की प्रभारी बहनें, सुन लो बहनों, 1 महीने फिर जो है ना, बोले भाई ठीक है 1 महीने से बासी रोटी खा लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, हमने तो 15 साल की उम्र तक बासी रोटी खाई। गुरुकुल में आकर थोड़ा बहुत, वहां भी घने दिनों तक तो बासी खाई थी, कभी कलेवा बनाते ही नहीं थे। सांझ की बनी हुई सुबह खा ली, दोपहर की बनी, दोपहर को एक बार बना ली, फिर शाम को। सुबह तो किसको फुर्सत कि जो भैंस का काम करना, गाय का काम करना, खेत का काम करना, झाड़ू बारी करना, कौन बनाओ सुबह सुबह, कौन चूल्हा फूका है? आप लोगों को, माताओं बहनों को 1 महीने के लिए भाई जो है, एक बार सुबह बना दी, एक बार शाम को बना दी, रोटी चौका चूल्हा देखा जाएगा बाद में। आप बहनों को भी 100 बहनों की, ऐसी जुनूनी बहनों की टीम बनानी है। तो हमारी सभी बहनें तैयार हैं कि महिला समिति की कम से कम 100 बहनें होंगी एक समिति में। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ऐसे ही जो पतंजलि के प्रभारी हैं, उनको अपनी 100 की टीम बनानी है। कितनी की? तो एक बार पतंजलि वाले भी, पतंजलि के प्रभारी जरा हाथ खड़े करो जो बैठे हुए हैं अलग अलग जिलों के। हाँ, ऊपर भी नीचे भी। ये पतंजलि के प्रभारियों को भी भैया, कितने जिले हैं अपने यहाँ? 19 जिले के प्रभारियों को, इनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। आप लोगों को भी ऐसे ही टीम बनानी है अपनी। और ऐसे ही भारत स्वाभिमान के प्रभारी हाथ खड़ा करियो, आप लोगों को भी भैया। और युवा प्रभारी, युवा भारत के खड़े हो जाओ एक बार, कुछ बाहर सेवा में लगा रखे हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ युवा प्रभारी एक बार।
युवा भारत के, कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अच्छा बताओ, ये जो 100 आदमी कोई लंबी चौड़ी कहानी है क्या? अरे 100 आदमी तो ताश खेलने वाला इकट्ठा कर लेता है। 100 आदमी तो एक बंदरी का नाच दिखाने वाला इकट्ठा कर ले, गुड़गुड़ी बजावे और वो फिर वो पियर से पानी भर के लावे, ससुराल से लाओ, पता नहीं कहां से लाओ। वो बंदरिया के नाच, हमने भी बालक थे तो एक दो जगह देखा, वो गांव में वो गुड़गुड़ी बजावे और लोग इकट्ठे हो जावे, फिर उससे दो चार तरह के खेल दिखावे लोग, उसने कोई 2 रुपए कोई 10 रुपए दे करके चले जाए। अरे गुड़गुड़ी बजाने वाला 50-100 आदमी इकट्ठी कर लेता है। ये अराजक आदमी पार्टी आजकल एक, जिसको कहीं जगह नहीं मिले, जिसका कोई विचार ना हो, कोई संगठन में कोई निष्ठा ना हो, जो उद्दंड टाइप के आदमी वो भी इकट्ठे हो रखे 50-50, 100-100 तो एक जगह। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अरे जब उद्दंड आदमी 50-100 आदमी इकट्ठा कर लेता है, शराबी आदमी 50-100 आदमी इकट्ठा कर लेता है, एक बंदरी की वो गुड़गुड़ी बजाने वाला 50-100 आदमी इकट्ठी कर लेता है, हमें मतलब प्रभारी किस बात के फिर भाई? एक एक प्रभारी को बस वो तो ऊई भीड़ से इकट्ठी करते हैं और थोड़ी देर में तमाशा खत्म। आप लोगों को 100 प्रामाणिक कार्यकर्ता इकट्ठा करना है और ये काम कर लिया ना तो हिंदुस्तान का इतिहास बदल दोगे आप लोग। इसी को कह रहा था मैं, नेतृत्व, ये है नेतृत्व की भूमिका। तो मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं पर यह भरोसा कर सकता हूं कि हर एक समिति में 100 कार्यकर्ता होंगे, एक एक इकाई में। कई जगह तो हैं, कई जगह और। अरे ये तो बात छोड़ो, हमारा जो एक योग शिक्षक है जो पिछले 3, 4, 5 सालों से योग सिखा रहा है, उसके पास है कम से कम 100-200 कार्यकर्ता। तो ठीक है, बोले भाई ठीक है, अपने सुबह सुबह योग करना भाई, 1 महीना सबको देश के लिए सेवा के लिए देना है। तो क्या लोग नहीं देंगे क्या? ऐसे करना है काम, बस हो गया काम। आप लोगों को फिर उन कार्यकर्ताओं के लिए एक एक ये बैच जो, और एक अंगवस्त्र, तो अंगवस्त्र, ये बैच, ये अंगवस्त्र जो है अब बहुत जल्दी छप करके एक एक जिला को भिजवा दे रहे हैं, छपवा करके। तो एक एक कार्यकर्ता के गले में डला हुआ तो एक पहचान सी हो जाती है, इसके ऊपर एक बैच लग जाएगा, ये इधर उधर नहीं भागेगा फिर, है ना। ये बैच लगा लेंगे तो फिर ये होगा क्या कि ऐसा लगाने से, ये बैच लगाने से फिर ये जमा रहता है। हाँ, लगा लो इसको। हाँ, तो हमारे तो नहीं तो कपड़े भागते फिर हैं। फिर ये झोले के अंदर आपको सारी सामग्री दी जाएगी। हाँ, ये झोला, इसमें प्रचार सामग्री भी रहेगी, झंडा भी रहेगा। एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जी को जोरदार अभिनंदन है। आओ बैठ। दिल्ली के इस राजनीतिक लोगों के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवाज पर केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, इटली तक के कान खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे बात ये कर रहा था कि आप लोगों को इस परिवर्तन की भूमिका में नेतृत्व का काम करना है। और कभी भी भीड़ ने नेतृत्व नहीं किया, समाज के कुछ विवेकशील समझदार लोग जो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी को समझते हैं। मैंने बार बार आपको कहा है कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं इस धरती पर भगवान का प्रतिनिधि हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं राम और कृष्ण की संतति हूं, मैं ऋषिपुत्र हूं, और मेरे रहते हुए इन बुरे लोगों का इस ओम के देश पर रोम का राज कायम नहीं होने दूंगा। ये हमारे स्वामी वचन है। एक बात आप लोगों के दिल में होनी चाहिए, जैसे मैंने एक संकल्प किया हुआ है
कि मैं राम और कृष्ण की संतान हूं, मैं इस धरती पर भगवान का पुत्र हूं, मेरे रहते हुए इस भोंदू और पप्पू को मैं सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगा। अच्छा बताओ, थारे बाप की जमीन में कोई दूसरा घुसे तो घुसने दोगे? थारे घर में कोई दूसरा कब्जा करे तो करने दोगे? बोला बाबा हमारी दादा लाई जमीन, हमारा बाप दादे का घर, उसमें कौन घुस जाएगा? तो भाई ये हमारा देश है और इस पर हम इन विदेशियों का राज कायम नहीं होने देंगे। सुनो, बात यह है कि अब इस देश में हालात बदलने, और उसके लिए आप लोगों को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भाई हमें ये काम करना। तो मैं आपसे कह रहा था, आपको एक नेतृत्व की भूमिका में आना। ये लोग हैं क्या? इनकी औकात क्या है? इनकी हैसियत क्या है? अब देश के लोगों की इनसे घृणा हो गई है, और उस घृणा को, इस नफरत को इस देश में, जो पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाना, लोग बहिष्कार कर चुके हैं पहले ही। अब थोड़ा बहुत जो बचा कुचा, मैंने कहा 5 कारणों से, किससे? अज्ञान से, प्रलोभन से, आसक्ति से, भय से, डर से, भ्रांति से, कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन सा क्रिएट किया हुआ है, वो सारा का सारा कंफ्यूजन तोड़ देना है। और इस बार हिंदुस्तान में ये जो मीडिया में जो कुछ कागज काले करते रहे, कुछ सुबह से शाम तक फोटो दिखाते रहे, अब टीवी पर क्या दिखाया जाता है, अखबार में क्या छपाया जाता है, उससे हिंदुस्तान नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान के लोगों को इस तरह से मोटिवेट करना, ऐसे उनका माइंड सेट चेंज करना है। मैंने कहा माउथ मीडिया और ये सोशल मीडिया इतने ज्यादा ताकतवर होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया धरे के धरे रह जाएंगे। उन लोगों का अलग काम है। देखो, ये तो ज्यादातर मीडिया करता क्या है? ज्यादातर मीडिया यह है कि ऐसी ऐसी खबर दिखाता है जिसके पीछे के कई कई मकसद होते हैं। अब इसमें मैं ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप लोगों में से सोशल मीडिया के ऊपर काफी लोग भाई काम कर रहे हैं। कोई ना कोई आपके घर का बच्चा इस सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ। चलो बड़े बुजुर्गों को नहीं आता, तो जवान पीढ़ी तो यंगस्टर्स तो सभी की सब जुड़े हुए हैं। तो आपको नहीं आता सोशल मीडिया पे काम करना, दादा दादी को, नाना नानी को, तो भैया पोता पोती को तो आता है। सब लोगों को सोशल मीडिया में भी लगा देना है। इस बार सोशल मीडिया के कारण से हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ लोगों के वोट पड़ेंगे। 10 करोड़ लोगों के वोट पड़ेंगे, और वो सारे के सारे वोटों को एक दिशा में डाइवर्ट करना, अपने को उनका पोलराइजेशन करना है। हिंदी में उसको ध्रुवीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में पोलराइजेशन कहते हैं। तो वोटों का पोलराइजेशन किससे? सोशल मीडिया से। हमारे भाई शांतनु जी, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी टीम हमने इस काम के लिए लगा रखी है। और आपको शायद इस बात को जानकर के खुशी होगी कि इधर खड़े हो जाएंगे, शांतनु ऊपर आ जाएंगे एक बार फिर से, इधर आ जाओ। अभी अपने फेसबुक पर कितने लोग आ चुके हैं? अभी 19 लाख लोग अपने फेसबुक पर आ चुके हैं। और ये जवान लड़का करीब 40-50 लाख की नौकरी छोड़ के आया है। विदेश में पहले सर्विस करता था, बोले मुझे हिंदुस्तान की सेवा करनी। फिर यहाँ एक बड़ी सी कंपनी में काम करता। मैंने कहा क्या करो? बोले बाबा जी अब सारी दुनिया देख ली, अब मुझे देश के लिए ही काम करना है। ये और इसकी धर्मपत्नी क्या नाम है, श्वेता, और एक और लड़का अभी आने वाला, क्या नाम है हैदराबाद से, क्या नाम उस लड़के? कमल। अब वो माइक्रोसॉफ्ट में इस समय 40-50 लाख रुपए उसकी भी तनख्वाह है। 40-50 लाख रुपए की वो नौकरी छोड़ के भी वो धोती उसमें आ गया, कुर्ता पैजामे में आ गया है। मेरे से बोले बाबा जी मैं अपनी ये 50 लाख रुपए की नौकरी छोड़ करके और आचार्य कुलम में सेवा देना चाहता हूं, कि जिससे कि देश में एक नया नेतृत्व पैदा हो। और वो किससे? वो अपने फेसबुक और ट्विटर से जुड़ा। और फेसबुक ट्विटर पर जब उसने अपने संदेश पढ़े तो बोले ये जिंदगी बेकार है, क्या कर लूंगा मैं? ठीक है, कमा लिए करोड़ों रुपए और कमा लेंगे, फिर तो खाली संख्या बढ़नी है, जीरो लगनी है। इस जीरो से मेरे हिंदुस्तान को क्या मिलेगा? वो कमल लड़का अब अपनी नौकरी छोड़ करके आचार्य कुलम ज्वाइन कर रहा है, निस्वार्थ, बिना तनख्वाह के। मैंने कहा बेटा तेरी जिंदगी कैसी चलेगी? बोले बाबा जी हम 2 प्राणी हैं, रोटी आपके यहां मिली जाएगी।
बाकी बुजुर्ग माँ बाप है, उनको कोई हारी बीमारी हो जाए तो उनको आप देख लेना। मैंने कहा वो मैं अपने आप देख लूंगा, जब तुम अपना जीवन दे रहे हो तो तुम्हारे माँ बाप की सोशल सिक्योरिटी तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम चिंता मत कर, लग जाएगा। है? ये मैं क्यों कह रहा हूं बात भाई, सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। और अभी तो हमने इस काम को शुरू किया है, अभी जब ये काम शुरू होगा चुनाव वाला, उस समय सैकड़ों जवानों को एक साथ सोशल मीडिया के काम पर भी हम 1 महीने की छुट्टी उनको दिलाएंगे, क्योंकि अलग अलग नौकरी कर रहे हैं, कोई 1 लाख की, कोई 50,000 की, कोई 5 लाख की, कोई 10 लाख की नौकरी कर रहे हैं लड़के। उन जवान लड़का लड़कियों को भी 1 महीने तक सोशल मीडिया के काम में हम लगाएंगे। अभी एक वार रूम अलग अलग जगह बना रखे, इनके एड्रेस नहीं बताए जाते हैं नहीं वहां और गड़बड़ झाला हो जाता है। तो अभी 1 वार रूम 2 वार रूम अभी हमने बनाए हुए हैं, और उस समय जो है करीब करीब 500 से 1000 यूथ को हम सोशल मीडिया में भी जोरदार तरीके से लगाएंगे। और वो 500 से 1000 यूथ आकर के करीब करीब 1 महीने की सब अपनी सेवा देगा। ये सोशल मीडिया में करीब 1 माह जो अंत का होगा ना, जिस समय तंत्र का टाइम होगा, वो उस समय उन लोगों को लगाएंगे। अपने अपने घरों से तो करेंगे ही, कुछ को लोग एक जगह बैठाएंगे। उसमें 500 से 1000 युवकों को तो हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना सब साधन लेकर के आएंगे और लग जाएंगे, फिर एक साथ सुबह से शाम तक आज ये काम करना है, आज ये काम करना है। लोगों को बताएंगे ये कितनी गुनहगार पार्टी है, किस तरह से इन्होंने देश लूटा है। हर रोज उनके जब पाप लोग भूल जाते हैं। अभी तो जो काम चल रहा है ना, ये अभी इसका अगला चरण आएगा। देखो घर में भी शादी होती है तो 1 महीने पहले से तैयारी होती है, लेकिन असली तैयारी जिस दिन घुड़ चढ़ी होती है ना, उसी दिन फिर जो है पूरा माहौल बनता है। तो अभी ये इलेक्शन की तैयारी पूरी चलती रहेगी, और 500 से 1000 युवाओं को उस समय, और अभी तो ये लाखों युवा तो जुड़े हुए अपने अपने स्थानों से। कोई साधु संत फकीर, मैं किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं, कोई अपनी बड़ाई के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। दुनिया में कोई साधु संत फकीर नहीं है जिसके 19 लाख फॉलोवर फेसबुक पर। ये हमारे सुब्रमण्यम स्वामी तो इस बारे में, ये तो उनके जनकों में से एक। सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यदि हिंदुस्तान में किया है तो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र मोदी ने किया है। बाकी बहुत से लोग इसमें जुड़े। भाई बहनों जरा सुनना, अभी 19 लाख हैं और ये 2-3 दिनों में 20 लाख होने वाले हैं। ये तो, और उनके साथ जुड़ी हुई जो चैन है वो करीब आज अपनी 1 करोड़ लोगों की चैन हो चुकी है। क्योंकि फिर जो अपने साथ जुड़ा हो उसके साथ, किसी के साथ 1000, किसी के साथ 5000, किसी के साथ 10,000, और कुछ तो अपने ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने 50,000 और किसी की तो 1-1 लाख लोगों के नीचे तैयार, ऐसे नीचे उसकी कड़ियां आगे। तो आज एक बहुत बड़ी कड़ी सोशल मीडिया की तैयार हो चुकी है। और जो है ये फेसबुक और अब ट्विटर पर अभी हमने रिसेंटली उसको ज्यादा ध्यान दिया, और जो है ट्विटर पर अभी अपने बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि पिछले ही दिनों उसको शुरू किया था, उस पर भी ट्विटर पर, क्योंकि सब लोगों को काम नहीं करना आता है, उसके लिए थोड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं जो बहुत ही जवान खून है, वो उसके ऊपर जुड़ पाता है, लेकिन वो बड़े डेडिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं। उसकी भी संख्या 50,000 से ज्यादा हो चुकी है, ट्विटर की भी। उसको और बढ़ा देंगे, वो पहुंच जाएगी, लाखों में पहुंच जाएगी वो भी। तो अभी जब आप डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाएंगे तो उसमें से जो फेसबुक पर काम करना जानते हैं उनको अपने फेसबुक से जोड़ेंगे, और स्वामी रामदेव के नाम से वो ट्विटर और फेसबुक का अकाउंट है, वो कोई भी टाइप करता है तो वो सीधा जुड़ जाता है। स्वामी रामदेव और के नाम से फेसबुक का अकाउंट है, और योग ऋषि रामदेव के नाम से जो है वो ट्विटर का अकाउंट है। तो आप लोग जब घर घर जाएंगे तो ये काम भी सबको करना है, ये सोशल मीडिया की ताकत को और बढ़ाना है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको एक मिस कॉल के लिए नंबर दिया जाएगा, आपके पंपलेट में आ जाएगा वो,
टीवी पर भी, आस्था पर भी उसका भी प्रसारण आ जाएगा, इसी में फरवरी महीने से शुरू हो जाएगा। तो उस नंबर के ऊपर मिस कॉल करना है और आपको करीब करीब 20 करोड़ लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। कितना? 20 करोड़। 20 करोड़ घरों तक अपने कार्यकर्ता जाएंगे। मोदी जी ने तो लक्ष्य दिया था, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति, मैंने कहा ना, वो घरों घरों तक जाना उसके लिए बहुत दुभर काम होता है। उन्होंने कहा 10 करोड़ घरों तक जाओ, भाई 20 करोड़ जिसको वोट मिलेंगे वो हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठेगा। सारा ताकत का खेल है, संख्या का खेल है। तो आप जब लोगों के घरों में जाएंगे तो एक तो उनसे पूछेंगे, भैया क्या आपके घर पे हम ऊपर भारत स्वाभिमान का झंडा लगा सकते हैं? इसमें पीला कलर है, भगवा कलर है। पीला रंग जो है वो शुभ का प्रतीक है और लाल रंग भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, वो हमारे तिरंगे में भी सबसे ऊपर है। तो भगवा कलर जो है देश की संस्कृति का प्रतीक है और पीला कलर शुभ का प्रतीक है। इस राष्ट्र के अब बुरे दिन जाने वाले और अच्छे दिन आने वाले, हम चाहते हैं आपके घर के ऊपर भगवा का, पीला का और ओम का एक झंडा जो है लहराए। तो कोई मना करेगा? लोगों से पूछ करके एक एक जिले में 10,000 से लेकर के 50,000, 1-1 लाख तक भी हमने झंडे भेजने की योजना बनाई है। उसके लिए सब ऑर्डर हो चुके हैं। आप लोगों के यहाँ 10-10 हजार झंडा अभी फरवरी महीने के अंत तक पहुंच जाएगा। एक जिले को 10,000 झंडा, 1,000 ये जो है अंगवस्त्र, एक हजार के करीब झोला, 1,000 के करीब टी शर्ट, और जब आसमान में देखें तो पूरे हिंदुस्तान पर भारत स्वाभिमान और जमीन पर देखें तो भारत स्वाभिमान। ऐसा वातावरण आपको 1 मार्च से तैयार कर देना। जमीन पर अंगवस्त्र डाले, झोला डाले और दीवाने निकले में देश के लिए कि आओ देश को बचाएंगे। तो जमीन पर निगाह डालें या आसमान पर निगाह डालें, 1 मार्च के बाद पूरे देश में ऐसा वातावरण बनना चाहिए, चारों तरफ भारत स्वाभिमान और भारत स्वाभिमान नजर आना चाहिए। ये काम आपको करना। डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाएगी, इससे बदलेगा हिंदुस्तान। इस तरह से करना है आपको काम। तो मैंने कहा 2 उद्देश्यों के लिए आज की बैठक बुलाई गई है। एक, 23 मार्च के योग महोत्सव, पूरी दुनिया में एक इतिहास बनाना है योग का, अध्यात्म का, और पूरी दुनिया फिर से भारत के पीछे ही चलेगी और योग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और धर्म युद्ध 2014 के इस देवासुर संग्राम में पाप, धर्म और अन्याय की, नाइंसाफी का खात्मा के लिए और इस देश को न्याय दिलाने के लिए, फिर सत्ता और व्यवस्था के परिवर्तन के काम के लिए आप लोगों को 1 मार्च के बाद 24 मार्च से दूसरे चरण का डोर टू डोर कैंपेन शुरू करना है। कम से कम एक घर में 3 बार जाना है। कम से कम कितनी बार जाना है? राजनेता तो 1 बार भी नहीं पहुंच पाएगा। और मैंने कहा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 4-5 लाख घर होते हैं। 4-5 लाख घरों तक कोई भी एमपी जा नहीं सकता। लेकिन हमारे कार्यकर्ता कितने? 1,000 हम जो है 500 से ज्यादा जिले के, 100 से ज्यादा तहसील के, फिर एक वार्ड के कार्यकर्ता, एक बूथ के कार्यकर्ता, एक गांव के कार्यकर्ता। एक जिले में अपने कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल तक करीब 10,000 कार्यकर्ताओं की अपने को श्रृंखला तैयार करनी है। और एक कार्यकर्ता जब वो कि मैं 1,000 घरों तक मुझे जाना है, कितने? ऐसा 1,000 कार्यकर्ता और 1,000 घरों तक गए तो कितने हो गए? बोलो, अरे बोलो तो। 10 लाख आराम से ऐसे। और हम एक टारगेट बना ले, 1,000 घर हम 10 दिन में कवर कर सकते हैं। कितने दिन में? आराम से। कितने? 10 दिन में। और दूसरी बार जाएं, तीसरी बार जाएं। जब बार बार जाएंगे और लोगों को समझाएंगे तो लोगों का माइंडसेट चेंज होगा कि नहीं? ये काम करना है हमें। अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से वो परम वैभवशाली भारत बनाना है जिसका सपना अपने पुरखों ने देखा। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने जिसके लिए शहादत दी, कुर्बानियां दी, और वो संकल्प सब मिलकर के साकार करेंगे। और इसमें योग तत्व की, अध्यात्म की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे सब पूर्वज एक शब्द में बोले तो क्या थे? योगी। सब हमारे पूर्वज ऋषि मुनि क्या थे? और इसलिए योगी तस्मात योगी भव अर्जुन। अर्जुन को भी कहा तू योद्धा है, उससे पहले योगी हो जा तो ही सच्चा योद्धा बनेगा। तो आपको एक योगी और योद्धा के रूप में भूमिका निभानी है बड़ी, और उसके लिए आप लोग तैयारी कर चुके हैं। सभी कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर उसके लिए
पूरी प्रचार सामग्री भी दी गई है। शेष प्रचार सामग्री आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी और ये सेवा प्रोत्साहन कार्ड भी सभी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध होगा, जिससे कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी सेवा के लिए गौरव की अनुभूति हो। तो ये सेवा प्रोत्साहन कार्ड आज सबको जाने से पहले दिया जाएगा। और अभी इस कार्य के मूल्यांकन के बाद, वैसे तो बहुत वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, ये अभी तक जब किसी ने देश के लिए बड़ा काम किया तो बड़े रूप में एक बार स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र दिया गया था। तो इस बार हमने जो भी आदर्श योग शिक्षक और आदर्श कार्यकर्ता जो इस चरित्रमान और राष्ट्र निर्माण के कार्य में बड़ी भूमिका निभाएंगे, उनको सबको ये रजत पत्र दिया जाएगा। ये पॉलिश वाला नहीं है, पूरी की पूरी चांदी का है और ये तैयार करवा लिया गया है आप सब लोगों के लिए। ये आपके आने वाली पीढ़ियां भी गौरव का अनुभव करेंगे कि हमारे पुरखों ने भी इस देश के लिए कुछ बड़ा काम किया था। सबको वैदिक शिक्षा का प्रतिदिन वाचन करना है, जिससे कि आपकी जो चेतना है वो हमेशा उच्चता में रहे, हायर कॉन्शियस में, डिवाइन चेतना में, दिव्य चेतना में आप अवस्थित रह करके योग को, धर्म को, सत्य को, पुरुषार्थ को, गुरु को, भगवान को केंद्र में रख करके आप इस राष्ट्र निर्माण के इस काम में एक बड़ी भूमिका निभा सकें। इसके लिए आप सबको आज प्रभात से कई घंटों से मार्गदर्शन दिया गया। अब मैं इतना ही कहता हुआ कि सबको संगठन निष्ठा, नेतृत्व के प्रति निष्ठा, क्योंकि कोई संगठन कैडर से चलता। उद्दंड किस्म के कुछ लोग मिल करके थोड़े दिन नौटंकी शोर शराबा तो कर सकते, लेकिन वो लंबा दूर तक नहीं चल सकते, लंबे रेस के घोड़े नहीं हो सकते और कोई बड़ा सृजनात्मक रचनात्मक काम नहीं कर सकते। इसलिए संगठन में सबसे बड़ी चीज होती है संगठन निष्ठा, गुरु निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, सत्य निष्ठा, भागवत निष्ठा, और तब जाकर के यह कार्य आगे बढ़ता है। तो हमारे सभी दिल्ली के कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठों से लेकर के हमारे भाई, अभी पिछले गुलिया जी को पिछले कुछ दिन पहले ही अचानक जो है कमर का बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, झटका आ गया, अचानक हो जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन 1 महीने के भीतर ही दोबारा सेवा में लग गए। इसको कहते हैं पुरुषार्थ, इसको कहते हैं निष्ठा। और यहां तो सारे के सारे परिवार, मैंने दिल्ली में देखा है, आज जैसे मैं अभी आईसीयू में उनके पिता भर्ती हैं, तो भी माता पिता पूरा परिवार इस अनुष्ठान के साथ जुड़ा है। अभी जो परिवार आज कॉर्पोरेट मेंबर बनकर के 11 लाख रुपए का योगदान दिया, तो उनके घर में अभी अभिराज नाम का नए बच्चे का जन्म हुआ। तो हमारी सबकी अभिराज के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पिता, बच्चे, बेटा बेटियां, और वो तो सब लाइफ मेंबर आदि थे। पोता पैदा हुआ है तो पैदा होते ही कॉर्पोरेट मेंबर बनाया उसका। तो ये निष्ठा है जिसके आधार पर ये काम चल रहा है। 1000 झूठे केस दर्ज कर लिए, सैकड़ों हजारों करोड़ के नोटिस भेज लिए, फिर भी इस बाबा का काम क्यों नहीं बंद हो रहा? मैंने कहा जब तक हिंदुस्तान में ऋषि पुत्र जिंदा है तब तक राक्षसों तुम कुछ नहीं कर सकते। सारे इन्होंने स्रोत बंद करने की कोशिश की, हमारे दानदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश की, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश की, कितनों के ऊपर झूठे केस किए, कितने जुल्म जातियां की, जो नौकरी पेशे वाले थे उनको कितनों को सस्पेंड किया, कितनों को ट्रांसफर किया, लेकिन एक भी कार्यकर्ता हमारा तोड़ नहीं पाए, एक भी कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में। यह आपकी निष्ठा जिसने इस संगठन को इतने सबलता के साथ खड़ा किया है। तो आगे भी अभी बहुत बड़ा काम करना है, और मैंने कहा एक घर में 3-3 बार काउंसलिंग के लिए जाना, उसके लिए पूरी सब तैयारियां हो चुकी है। कहां पर बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएंगे एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। नरेला में इनको हमने चुनाव के समय भी दायित्व दिया कि भाई घर घर जाओ, और चुनाव से पहले वहाँ 3 कार्यक्रम रखे, और तीनों ही कार्यक्रमों के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा समय, शक्ति, ऊर्जा लगाई। इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बहनें भी, भाई भी। देखो ये आज की जो बैठक है, ये आज इसमें व्याख्यान तो होगा ही, वह तो दूसरा विषय है, प्रबोधन भी होगा, आगे का मार्गदर्शन भी। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि एक जिले में यदि 20-25 कार्यकर्ता भी नेतृत्व की भूमिका में और पूरे समर्पित होते हैं, तो उस जिले में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का ही मात्र प्रश्न नहीं है,
वहां पर जिस शुभ का, देवत्व का आधान हम व्यक्ति और व्यवस्था में करना चाहते हो, पूरा काम हो सकता है। बहुत आशीर्वाद नरेला वाले सभी भाइयों को। बैठिए। और नरेला के हमारे सभी कार्यकर्ता और पांचों संगठनों के सभी भाई बहन मिल करके बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। नांगलोई के भी कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। नांगलोई के भी कार्यकर्ताओं को जब जब जो दायित्व दिया गया शिविर से लेकर के, उस दिन तो जैसे ही शिविर खत्म हुआ और तुरंत ऊपर से भगवान की कृपा बरसी। दिल्ली वाले कह रहे कि ये नांगलोई में शिविर हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि पूरी दिल्ली में बरसात हो रही थी और नांगलोई को भगवान ने प्रोटेक्ट कर रखा था। और विधानसभा के चुनाव से पूर्व वहां शिविर भी आप लोगों को दिया, तो उसमें भी 40-50 हजार भाई बहनों की भागीदारी हो, घर घर जाकर के। सबसे बड़ा काम जो अपने को अभी इस 2014 में ये करना है, 1 मार्च से पहले योग महोत्सव के लिए और फिर सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए डोर टू डोर कैंपेन का, उसमें पहले से ही आप काफी अभ्यस्त हो चुके हैं और उस चीज को किस तरह से करना है उसमें पूरे पारंगत हो चुके हैं। एक बार नांगलोई के भी सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन है। सब जवान, हमारे बुजुर्ग और श्रद्धामयी सभी माताएं सब मिलकर के इस कार्य को बहुत प्रामाणिकता से कर रहे हैं। खूब आशीष है। और रोहिणी के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। ऊपर भी हैं, ऊपर ज्यादा हैं ये, वैसे भी आपको ऊपर ही रहना है, मीन्स आगे ही रहना है। तो ऊपर जो कार्यकर्ता उनको भी और कुछ नीचे भी बहनें और भाई हैं। एक बार रोहिणी के सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब आशीष है। अब ये विचार भी चल रहा था कि दिल्ली में रामलीला मैदान में तो एक दिन का एक योग महोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम तो होगा ही, लेकिन उससे पहले एक 5-6 दिन का शिविर किया जाए। तो क्या वो रोहिणी को दिया जाए या नरेला? अच्छा सुनो, अभी इसका विचार कर लेंगे, है ना? अभी इसका विचार कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा। आज की बैठक का ये भी एक विषय होगा कि ये 5 दिन का शिविर कहाँ दिया जाए। और उस शिविर वो लगातार सुबह के समय चलेगा 5 से 8, और उसके बारे में आपसे अभी और सलाह की जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। रोहिणी के भी सभी कार्यकर्ताओं को एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सब, और बहुत आशीष। और करावल नगर के सभी कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। मेरा थंबनेल पूरा घेर रखा है क्या, ऊपर तक नीचे ताए? करावल नगर वाले ऊपर भी हमारे सभी जवान और सब वरिष्ठ और माताएं बहनें थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं और बाईं तरफ हैं। हाँ, तो सभी युवाओं को, माताओं को, सब वरिष्ठों को, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। करावल नगर की समिति भी खूब अच्छा कार्य कर रही है। खूब खूब आशीष है। और आगे भी बैठ जाएंगे। अब आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, कुछ बातें और तय की जाएंगी अभी। तो रोहतास नगर वाले कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे, बहनें भी, भाई भी। कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, क्योंकि आगे पीछे जैसे बैठते गए, जो ऊपर बैठे उनको भी और जो पीछे बहनें और भाई और मेरे सामने भी, एक बार रोहतास नगर वालों को सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं इसलिए थोड़ा कार्यकर्ताओं की पहचान भी हो जाती है इस बहाने, और थोड़ी और आपकी ऐसे तो याद रहती है, लेकिन ये भौतिक स्वरूप भी और ज़्यादा गहरा उतरता जाता है, इसलिए खड़ा कर लेता हूँ। तो सबको बहुत आशीर्वाद है। और द्वारका वाले,
तो इसका मतलब शिविर के बाद कुछ कार्यकर्ता और बढ़ाए हैं क्या? किधर से शिफ्ट हुए? मुखर्जी नगर से। तो द्वारिका में शिविर भी दिया था। सबसे पहले आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी ने भी वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था। बहुत, ये कब की बात है? द्वारिका का पहला शिविर हुआ था 2006 में, और कम से कम उस समय वो 50,000 से 1 लाख के बीच के लोगों का शिविर था। तो घरों घरों में अपने वहां लोग समर्थक बहुत हैं, लेकिन अभी ये काम करना है। अभी इसीलिए आज की मीटिंग बुलाई है कि अपने को 1 मार्च से डोर टू डोर कैंपेन ऐसा करना है कि इस बार दिल्ली में ऐसा इतिहास बना देना है कि पूरी दुनिया देखे कि भारत की अध्यात्म की, योग की शक्ति क्या है। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अभी एक टारगेट लेना है, और मार्च महीने की बात, तो मार्च, अप्रैल, मई, ये 2-3 महीना तो अपने को मैक्सिमम टाइम इसी काम में लगाना है। अभी 20 सालों में जो कुछ किया ना भाई, उसका परिणाम आने वाला है। जैसे बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम के समय उसका परिणाम आता है। तो 20 सालों से जो योग का, अध्यात्म का ये सारा काम चलता रहा, अब इसका पूरा परिणाम जो है वो मार्च में, 23 मार्च को, और उसके बाद में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के काम में इसका परिणाम आएगा। मुझे लगता है द्वारिका वाले भी और सारे समिति वाले उसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। और राजौरी गार्डन वाले अब बैठ जाओ। द्वारिका वाले, राजौरी गार्डन वाले खड़े हो जाएंगे। तो क्या राजौरी गार्डन वाले क्या कह रहे थे? हमारा राजौरी गार्डन जिला है, जो राजौरी गार्डन जिला है, वहां से द्वारका सब लोग गए थे। मैं आपसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे हरिनगर में आपने जो शिविर तय किया वो वहां लगाया जाए। इतिहास में वो पल दर्ज होंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। मेरे 4 शिविर यही, मैंने रामला की स्टेज पे भी आपको बताया था, मेरा नाम रिपुदमन कौशिक है। मैंने स्टेज पे भी बताया था कि हमारी 4 क्लास बिल्कुल नजदीक नजदीक लगती है, और हजारों आदमी ये प्रार्थना करते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में मैं आपसे यही प्रार्थना करने आया हूं कि एक शिविर आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि हरिनगर में श्री श्याम खाटू वाले स्टेडियम में लगाएं। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद। ठीक है जी। राजौरी गार्डन की समिति में ही हरिनगर और ये सब है ना, सब पता है सब। ठीक है, तो हरिनगर वाले कार्यकर्ता सभी हैं, राजौरी गार्डन वाले। शिक्षकों को और कार्यकर्ताओं को जो झोले दिए थे वो मिल गए ना? जिनको नहीं मिले उनको अभी जाते समय ले लेना, है ना। उसमें शिक्षकों को एक एक ट्रैक सूट, झोला, और उसमें रुद्राक्ष की माला और ये सब जो भी सामग्री है वो दी जा रही है प्रचार की। और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के झोले बनाए गए हैं, उनको सब लेकर के जाएंगे। और अभी राजौरी गार्डन के बाद चांदनी चौक वाले समिति के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। अच्छा, सबसे ऊपर है चांदनी चौक के नई समिति के लिए एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चांदनी चौक वालों को बहुत बहुत अभिनंदन है। बैठो भाई, आपको बहुत ज्यादा काम करना हो रहा है। गाजियाबाद वाले कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। हमने दिल्ली गाजियाबाद में आप लोगों को बहुत काम करना है, क्योंकि गाजियाबाद, नोएडा में और दिल्ली की बहुत सी सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष होगा, और उसमें भी आपको बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। दरअसल जो है
अब जो हमारे सामने प्रश्न होगा कि अब इस देश में नीतियां क्या होंगी, चाहे वो आर्थिक नीतियां हैं और आगे की देश की व्यवस्था कैसे चलेगी। नीतियों और व्यवस्थाओं के प्रश्नों पर आगे एक पोलराइजेशन होगा देश में, हिंदू और मुसलमान के प्रश्न पर नहीं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान, मैंने कहा, वो तो इस देश के नागरिक हैं। व्यक्तियों के आधार पर, मजहबों के आधार पर, पूजा पाठ की पद्धतियों के आधार पर हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा नीतियों के आधार पर, व्यवस्थाओं के आधार पर, और वो सिस्टम और पॉलिसीज क्या होंगी उनके आधार पर हिंदुस्तान के लोगों को हमें संगठित करना है। और वही बात आज हम रखने वाले हैं। तो हमारे गाजियाबाद के भाइयों ने जब वहां शिविर हुआ तब भी बड़ी भूमिका निभाई, और अभी भी जब जब जिस अभियान के लिए, आंदोलन के लिए आह्वान किया जाता है, उसमें सदा गाजियाबाद अग्रणी भूमिका में रहता है। तो पूरे सदन की ओर से गाजियाबाद के सभी कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन है, और उनकी पुरुषार्थ निष्ठा के लिए, उनकी संगठन निष्ठा के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, सेवा निष्ठा के लिए बहुत बहुत आशीष हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठ जाएंगे सभी, ऊपर से नीचे तक। एक कार्यकर्ताओं की जो इस संगठन में नेतृत्व की भूमिका में है। देखो, दो तरह की हमारी शक्ति है, एक हमारे समर्थक और दूसरा इस अनुष्ठान में नेतृत्व की भूमिका में आप सब कार्यकर्ता, और दोनों ही भूमिकाएं बहुत बड़ी हैं। समर्थकों में तो इस देश में कमोबेश 100 करोड़ के करीब हमारे समर्थक होंगे। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ तो सीधा इंटरेक्शन हमने किया है, सीधा संवाद किया है 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ, वो तो हमारे समर्थक हैं। लेकिन समर्थकों में जो नेतृत्व की भूमिका में होते हैं वो कोई बड़ा परिवर्तन ला पाते हैं। पूरी दुनिया का इतिहास मैंने सरसरी दृष्टि से पढ़ा है। पहले इतिहास मेरा रुचि का विषय नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा इतिहास मात्र कुछ व्यक्तियों के उसमें नाम और उनके कुछ गुणगान ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमने बचपन में जब इतिहास पढ़ा तो राजा रानी और ये सब ज्यादा पढ़ते थे, तो हमें लगता था कौन राजा कौन रानी, कितने उसके बच्चे, उन्होंने क्या किया, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन बाद में मैंने देखा कि इतिहास मात्र जो है कुछ जानकारियां ही नहीं है उस कालखंड के बारे में। इतिहास में संस्कृति, सभ्यता, उस समय के समाज, उसके चरित्र, चाल चलन, उस समय की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी व्यवस्थाएं, और किस तरह से वो बनती और बिगड़ती हैं, और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ये सब कुछ का उसमें समावेश होता है। और अब तो हमें क्योंकि अपने उस गौरवमय इतिहास से प्रेरणा लेकर के अब एक नया इतिहास बनाना है, तो इसलिए इतिहास पढ़ना भी और इतिहास बनाना भी। उस दृष्टि से मैंने ये बात इस संदर्भ में कही है कि आप लोग जो नेतृत्व करने वाले हैं ये इतिहास बनाने वाले, और भीड़ ने कभी भी नेतृत्व नहीं किया किसी भी समाज का। नेतृत्व करने वाले चंद लोग होते हैं। जय आजाद जी, मास्टर आजाद जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये परिवार आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी से लेकर के और चौधरी मित्र सेन जी से लेकर के बहुत निष्ठा के साथ अपने इस परिवार के साथ जुड़ा है। सारे जो विधायक आए उन सबको भी खूब खूब आशीर्वाद है, और आगे के लिए भी शुभकामनाएं कि आप लोग खूब जोरदार लगे रहिए। जाओ चलो। तो मैं गाजियाबाद के बाद में साहिबाबाद के कार्यकर्ताओं को खड़ा करता हूं। तो साहिबाबाद के कार्यकर्ता कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ सोच समझ करके खड़े हो रहे हैं। क्या बात है? अभी साहिबाबाद में भी तो लिया है ना कुछ कार्यकर्ताओं को, तो ये 2 समितियां की है ना। हाँ, साहिबाबाद को अलग किया ना, जिससे कि कार्य ज्यादा अच्छे से हो सके। साहिबाबाद वाले अभी कुछ को कंफ्यूजन था, आज खत्म कर लो।
कुछ को याद आ रहा है, हाँ भाई हमारी समिति को तो अब अलग दायित्व दिया गया है। ये इसका उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सक्रियता को बढ़ाना, जिससे रिपोर्टिंग ठीक से हो सके, दायित्व विभाजन ठीक से हो सके, आगे कार्यों के लिए नियोजन ठीक से हो सके। तो साहिबाबाद की नई समिति का निर्माण हुआ, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। अब समझ में आ गया जीजी? ठीक है। अभी तक सलाह कर रही थी कि जीजी किधर है, तो गाजियाबाद में है कि साहिबाबाद में, तो बैठ जाओ। साहिबाबाद वालों को आशीर्वाद। और गौतम बुद्ध नगर नोएडा के भी सभी हमारी बहनों को, सब बुजुर्गों को और सब जवानों को जो निष्ठा से इस काम में लगे, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत ऊर्जा के साथ में लगे हुए सब कार्यकर्ताओं। नई दिल्ली वाले कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। तो हमारे सेठी जी जो अपने करीब 20 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, अपने कनखल में स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज और जो अपने उदासीन परंपरा के साथ पुराने जुड़े हुए हैं, और अपना भी जो आश्रम परंपरा है वो उदासीन परंपरा के साथ गहरी जुड़ी हुई है। तो सेठी जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, और सारे कार्यकर्ताओं का नई दिल्ली के। तो हमारे बहनें, हमारे भाई और सब, क्योंकि नई दिल्ली की टीम तो बहुत जोरदार है और काम भी जोरदार कर रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है पूरी नई दिल्ली की टीम का। राजेंद्र नगर की समिति वाले, फिर राजेंद्र नगर की समिति के ही, क्योंकि आगे की सारी कार्य योजना, डोर टू डोर कैंपेन, आगे के सारा एक एक कार्यालय में कार्य का विभाजन, कार्यालय प्रभारी और सारी प्रक्रिया में जो है राजेंद्र नगर वालों को फिर उसी तरह से आगे का कार्य आगे बढ़ाना है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है राजेंद्र नगर समिति को भी, बहुत आशीर्वाद। और शाहदरा समिति भी अलग है, खड़े हो जाओ। हाँ, ये जय बोलने से पता लग जाता है कहां कहां है। अच्छा सुनो, शाहदरा में अभी पिछले दिनों जब शिविर हुआ और उसमें अपने हिंदू और मुस्लिम सब भाइयों की भागीदारी भी बहुत अच्छी रही, और डोर टू डोर कैंपेन में भी, घर घर जाने वाले काम में भी खूब अच्छे से मेहनत की। और आदर्श शिविर भी आप लोगों ने, पहला शिविर शाहदरा में ही दिया था अभी विधानसभा से पहले। तो एक बार शाहदरा के सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब आशीर्वाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है सबका, भाइयों को भी बहनों को भी। बैठ जाओ। त्रिलोकपुरी तो ये मुझे 25 साल हो गए करीब दिल्ली आते आते, मुझे ये नहीं पता कि इधर ये कौन सा एरिया किधर पड़ता है। अच्छा, नोएडा के बगल में है ये। मैं इतने दिनों से दिल्ली में घूमता रहता हूं, वो इसलिए दिल्ली में बहुत से लोग गायब हो जाते हैं जो बाहर से आते हैं, पहली तो दिल्ली को समझ ही नहीं पाते। बहुत अच्छा। तो त्रिलोकपुरी वाले कार्यकर्ताओं का भाई जोरदार अभिनंदन कर दो एक बार इनका। और अलग अलग समितियों के माध्यम से अब दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में आप लोगों को बढ़ना है और उसी तरह से उस कार्य को परिणाम तक लेके जाना। बैठ जाएंगे। अब एक तो बदरपुर वाले खड़े हो जाओ।
सुन लिया सुनो सुनो, खड़े रहो। तो ये बदरपुर तो उधर फरीदाबाद के साथ में लगा हुआ एरिया जो वही है ना, बॉर्डर वाला। तो तुम तो सब तक घने आए हुए हो भाई। तो सुनो भाई बदरपुर वालों, बदरपुर में मैं 2-3 बार गया हूं। हाँ, वो डीएवी स्कूल भी वही है क्या? करीब ये तो 20 साल पहले की बात हो गई है। हाँ, हाँ, तो भाई बदरपुर वालों के लिए खूब अभिनंदन है। मुझे लगता है ये खूब जोर से और भी आगे काम करें। बहुत अच्छे बात। जून महीने तक, अभी क्यों जून महीने तक मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले तो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन होगा और बाद में जो अपने मुद्दे हैं उनको भी क्रियान्वित करने का काम इस बार 4 जून से पहले पहले शुरू कर देंगे। काला धन आना शुरू हो जाएगा। फिर आगे के कुछ और भी मुद्दे होंगे, बात करूंगा। छतरपुर वाले खड़े हो जाओ भाई। घने हैं भाई यहां भी। तो ये छतरपुर सारे योग शिक्षक और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। गाबा जी भी उधर ही रहते हैं। अच्छा, ये तो पूरे में राउंड मारते हैं ना, गाजियाबाद तक। चलिए, छतरपुर वाले बैठ जाएंगे सभी कार्यकर्ता, अच्छी बात। अब पालम में भी इस बार विधानसभा से पहले मैंने कार्यक्रम रखा और करीब 30,000 लोगों का बढ़िया जोरदार, हमारे विधायक जी भी आए हुए हैं, उसमें तो हमने दो विधायकों का कल्याण कर दिया। दादा देव मंदिर पे। तो एक बार भाई पालम वाले कार्यकर्ताओं ने मेहनत बहुत की भाई उसमें, है? और थोड़ा सा समय दिया था, 6-7 दिन का, है? एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका, बहुत आशीर्वाद। द्वारिका वाले और उसमें नजफगढ़ वाले एक बार अलग से खड़े हो जाओ ना। पहले 1 मिनट, पहले केवल नजफगढ़ वाले खड़े हो। ये नजफगढ़ वाले ज्यादा मजबूत है भाई, द्वारिका वालों थम कमजोर पड़ रहे हो। क्योंकि मैंने देखा था नजफगढ़ में जब वो शिविर किया था, वो थारे में था ना, वो स्टेडियम टाइप सा था वो, है ना? तो वहां पर भी 40-50 हजार लोगों का कार्यक्रम हुआ था। तो नजफगढ़ वाले ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई, द्वारिका वाले भाई थोड़ा तेज हो जाओ। हाँ, अब बैठ जाओ, द्वारिका वाले खड़े हो जाओ अब। हाँ, इसको और मजबूत बनाओ द्वारिका वालों। इनके लिए एक बार ताली बजा दो, अगली बार और मजबूत होके आए।